Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 12 psychology. तो आज ना हम देखेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी कैसे होती है, उसमें कौन कौन से ऑथर्स है या ऐसे कौन थिंकर्स है जिन्होंने मेथड्स दिए थे कॉग्निटिव थेरेपी के. बट सबसे पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव थेरेपी होती क्या है. तो देखो, कॉग्निटिव थेरेपी का बस एक लॉजिक है. वो लॉजिक ये है कि हमारे अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि होते हैं फर्स्ट फॉल्टी या सेकंड इरैशनल वेज ऑफ थिंकिंग एंड देन बिहेविंग. यानी हम इतना नेगेटिव सोच के चलते हैं कि सब कुछ नेगेटिव मान के चलना, नेगेटिव ही होगा. तो ये बहुत ही इलॉजिकल वे होता है जिसकी वजह से सामने वाला परेशान रहता है. अब सबसे पहले देखो हमारे पास किसकी थ्योरी है. सबसे पहले हम एल्बर्ट एलिस की थ्योरी पढ़ेंगे. अभी जो एल्बर्ट एलिस हैं, इनकी थ्योरी सबसे पहले प्रोपाउंड हुई थी इस अप्रोच के अंडर. तो देखो, एल्बर्ट एलिस ने भी सेम चीज यही बोली कि फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग होगा, ठीक है, डिस्टॉर्टेड वे ऑफ लिविंग होगा, उसके वजह से प्रॉब्लम्स होती है. अब इन्होंने ना एक मॉडल दिया है जिसे कहते हैं ABC मॉडल. तो चलो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है. तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास ए है हमारा एक्टिवेटिंग इवेंट, और इसे कहते हैं हम, ध्यान दो, एंटीसिडेंट इवेंट. ठीक है. अब ये एक्टिवेटिंग इवेंट या एंटीसिडेंट इवेंट क्या होता है आप सोच रहे होगे. ये होता है कॉज ऑफ आवर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो यहां मैंने लिख दिया कॉज. ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल है, कोई बच्चा है, उसने ना गलती से टेस्ट में फेल कर दिया, क्यों, पढ़ के नहीं गया था. अब देखो क्या हुआ. अब एक बिलीफ बना. बिलीफ क्या होती है? फेथ, यानी किसी चीज में बहुत ज्यादा मानना कि अच्छा ये होता है, ये होगा. तो अब उसने बिलीफ बनाया, आई हैव फेल्ड वंस, आई विल ऑलवेज फेल इन लाइफ. ठीक है. ये कितना इलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है. अब तीसरी चीज, कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि एक बार फेल हुआ, फिर एक बिलीफ बना लिया कि अरे मैं तो हर बार फेल हूंगा. कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो होपलेस फील करेगा, फॉलोड बाय एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड. तो उसके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे. उसकी मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रही है एंड फिजिकल भी खराब होते रहेगी. अब देखो, इसमें एक और चीज मैंने खुद से ऐड किया है, वो है डी. वो है डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ. तो देखो, कॉग्निटिव थेरेपी में होता क्या है, जो बिलीफ है ना, उसको हम चैलेंज करते हैं. हम उसको बोलेंगे, आर यू श्योर दैट यू हैव फेल्ड वंस, डज दैट इंप्लाई यू विल ऑलवेज फेल. ठीक है. अब इसका देखो क्या प्रोडक्ट होता है, एक इफेक्ट आता है. इफेक्ट क्या है? इफेक्ट हम ये चाहते हैं कि रैशनल बिलीफ आए और जो इरैशनल ओल्ड बिलीफ है वो हटे. तो अब चलो इसे ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझो मेरे साथ. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम थेरेपिस्ट का रोल देखेंगे. तो थेरेपिस्ट देखो क्या करता है, सबसे पहले समझो. वो करता है नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग. अब ये नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या आप सोच रहे होंगे. तो देखो, थेरेपिस्ट के पास एक पेशेंट गया अपनी प्रॉब्लम लेके, ठीक है. तो थेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट या क्लाइंट को ये नहीं बोला कि व्हाई डू यू थिंक यू विल ऑलवेज फेल और व्हाई डू यू थिंक यू आर अ फेलियर. ये ना बहुत ही थ्रेटफुल बन जाता है सामने वाले के लिए. वो ट्रिगर हो सकता है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको एकदम आप डायरेक्टली पूछ रहे हो. ठीक है. तो वो परेशान हो जाएगा. तो थेरेपिस्ट इनडायरेक्टली उससे चीजें पूछेगा, या तो वो उससे जब इंटरव्यू लेगा तो उससे आराम आराम से पूछेगा कि अच्छा, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपकी फीलिंग्स क्या है इस चीज को लेके. वो उसे डायरेक्टली एज अ फेलियर ना लेबल नहीं करेगा. तो हम लेबलिंग यहाँ पे अवॉइड करते हैं. या वो उसे एक क्वेश्चनेयर दे देगा, ठीक है, जहां पे वो अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को चूज कर सकता है ताकि थेरेपिस्ट समझ जाए विदाउट द क्लाइंट फीलिंग थ्रेटेंड इन एनी वे. ठीक है. अब दूसरी चीज देखो, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं फॉल्टी बिलीफ को. कि फिर हम उससे ना ग्रेजुअली आराम से पूछेंगे कि अच्छा ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है. बहुत आराम आराम से. वो थेरेपिस्ट ट्रेंड होता है उसी के अंडर, उसे पता है कि बिना उसे परेशान किए पूछना है. ठीक है. अब दूसरी चीज देखो, अब है इसका गोल. अब हमने बोल दिया कि भाई बिलीफ इरैशनल है, सामने वाला परेशान हो रहा है, तो अब हम उसे
चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? हम रिप्लेस करते हैं उस इरैशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ के साथ। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। हम सामने वाले को इमोशनली इंडिपेंडेंट और रेजिलिएंट बनाते हैं। बिल्कुल, सामने वाला जब बहुत डिफीटेड फील करता है तो वो दूसरों पे यानी एक थेरेपिस्ट पे रिलाई करता है कि उसको हेल्प करे, ठीक है। एंड वो रेजिलिएंट नहीं होता जब वो मेंटली डिफीटेड होता है। तो रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? जो इंसान नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज, या लाइफ में अगर उसने अगेन फेलियर देखा तो वो गिव अप नहीं करेगा, वो रेजिलिएंट यानी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी विल पावर हाई होगी। वो ऐसा इरैशनल बिलीफ सिस्टम वापस नहीं बिल्ड करेगा कि अरे मैं फेल हो गया, अब तो मैं हमेशा फेल ही हूंगा, मैं फेलियर हूं, ठीक है। तो यही हमारा इसका गोल है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एरन बेक की थ्योरी। अब बेक की थ्योरी बहुत सिंपल तरीके से मैंने ना एक शॉर्ट फॉर्म के वे में आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया है, तो आपको बस ध्यान देना है। बट उससे पहले समझो कि बेक क्या बोल रहे हैं। बेक ने भी बहुत सिंपल बात की है। बेक ने बोला है कि देखो, फॉल्टी बिलीव्स है, तुम अपनी रियलिटी को कॉग्निटिवली डिस्टॉर्ट कर रहे हो, अपनी कॉग्निशन यानी अपनी एब्स्ट्रैक्शन मेंटल स्किल्स को यूज नहीं कर रहे हो, अपने अटेंशन को सही जगह नहीं लगा रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तुम्हारे थॉट्स एंड इमोशंस सही डायरेक्शन में नहीं है। तो अब देखो बेक क्या बोलता है। सबसे पहले तो कुछ है हमारे पास बेसिक अजम्पशंस, ठीक है। अब इन बेसिक अजम्पशंस में सबसे पहला अजम्पशन समझो। तो सबसे पहला है हमारे पास सी। नाउ व्हाट इज दिस सी, यू मस्ट बी थिंकिंग। ये सी है हमारा कोर स्कीमा। अब ये कोर स्कीमा क्या है आप सोच रहे होगे। सो देखो, अकॉर्डिंग टू बेक, ठीक है, कोई एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, सबसे पहले कोई बड़ा या अडल्ट नहीं बन जाता, राइट। सबसे पहले हम सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब एक छोटे बच्चे के लिए इमेजिन करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है उसके एनवायरनमेंट में? प्राइमरी केयर गिवर्स या उसके पेरेंट्स, या वो लोग जो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, नेबर्स हो, राइट, या क्लासमेट्स हो या टीचर्स, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये लोग आपको लव्ड फील करवाते हैं, आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं कहीं ना कहीं। खासकर इसमें मेन रोल होता है पेरेंट्स का या प्राइमरी केयर गिवर्स का। अब जिस बच्चे को पेरेंट्स ने इमोशनली लव नहीं दिया, उसके इमोशनल नीड्स को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, भले ही फाइनेंशियली उसके लिए बहुत सब अच्छा किया, बट उसकी जो एक पर्सनल नीड्स थे, उसके जो थॉट्स थे, फीलिंग्स थे, उन पे फोकस नहीं किया, उसका मतलब हार्ट वाला कनेक्शन उसके साथ इतना अच्छे से बिल्ड नहीं किया, तो उस बच्चे के साथ क्या होगा? उसे फील होता है निग्लेक्टेड एंड अनवांटेड, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अब देखो क्या होगा, अब जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होगा। अब वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कैसे होगा? ये देखो, ये है हमारा सेकंड सी, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऐसे होगा कि सपोज वो स्कूल में है, ठीक है, एंड टीचर ने सारे बच्चों को चॉकलेट दी अपने बर्थडे पे, बट टीचर की चॉकलेट खत्म हो गई, ठीक है, बच्चे को चॉकलेट नहीं मिली। अब बच्चे ने इतना नहीं सोचा कि मैम के पास चॉकलेट खत्म हो गई तो मैम ने मुझे नहीं दी। बच्चे ने ये सोचा कि मैम लव्स everyone except me, just like my parents did not love me, so no one will love me. My parents did not love me, so no one will ever love me in life. ये उसने एक बहुत ही नेगेटिव अपनी रियलिटी का थॉट बना लिया कि भाई मेरी रियलिटी ऐसी है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी रियलिटी को इन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट से इंपैक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है। अब इसकी वजह से आ जाएगा हमारा थर्ड चीज, वो है हमारा डी। अब ये डी क्या है आप सोच रहे होगे। तो डी होता है डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब समझो। तो देखो होगा क्या, उसने जो ये नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बना ली, ये एक पैटर्न बन जाएगा कि नो मैटर व्हाट my reality is like this, no matter what I am unloved, no matter what I will not succeed because I was not loved. तो ये उसकी हर एरिया ऑफ लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसे करते हैं चेंज। और देखो हम इसे चेंज कैसे करते हैं, हम करते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है वो समझो। जो उसका फॉल्टी बिलीफ है ना, हम वो चैलेंज करते हैं कि देखो तुमने ऐसे सोच लिया कि बचपन में ऐसे हुआ, इट डज नॉट इक्वेट टू कि तुम अनवांटेड हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल हम उसका वो नेगेटिव जो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में एक लूप बन गई है ना, एक वॉइस बोल रही है यू आर नॉट लव्ड, योर पेरेंट्स डिड नॉट लव यू, नो वन विल लव यू, जो उसका ये बन गया है प्रोसेस, हम इससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसे चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के बाद हम यहां पे भी नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी इनडायरेक्टली हम उससे सटली पूछेंगे कि अच्छा
ऐसा क्या हुआ है लाइफ में, अपनी लाइफ स्टोरी बताओ। मतलब वो थेरेपिस्ट ट्रेंड है जिस तरीके से, वो उस तरीके से ही वो क्वेश्चनिंग करेगा। उसके बाद हम करते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करते हैं हम, जो उसने एक नेगेटिव अपना थॉट पैटर्न, अपनी रियलिटी को कॉग्निटिवली जो डिस्टॉर्ट कर रखा है, हम उसे चेंज करते हैं एंड उसे हम रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट से कि सी दैट वाज योर चाइल्डहुड, इट डज नॉट डिफाइन एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो क्या है, दूसरा है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब जो नेगेटिव बिहेवियर्स थे ना, हम उनको बोलते हैं कि तुम इन्हें चेंज करो और ना इस तरीके से बिहेव करो और देखो क्या चेंज लगता है तुम्हें लाइफ में। इसके बाद है हमारे पास थॉट रिकॉर्डिंग। थॉट रिकॉर्डिंग का मतलब समझो, जैसे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, सेम वे क्लाइंट के दिमाग में थॉट्स आते हैं, तो उसको बोलता है उसका थेरेपिस्ट कि देखो, नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन, वट एवर इज कमिंग इन टू योर माइंड एंड देन वी विल डिस्कस इट। जब उसको डिस्कस करते हैं तो रियलाइज होता है कि अरे ये कितना गलत तरीके से मैं सोच रहा हूं, या कहीं अगर वो सही तरीके से सोच रहा है तो हम उस बिहेवियर को बोलेंगे कि चलो ये तुम ज्यादा मॉडिफाई करो ये बिहेवियर। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। नाउ वी हैव CBT। नाउ व्हाट इज CBT, यू मस्ट बी थिंकिंग। हम लोगों ने ना बिहेवियरल थेरेपी तो पढ़ ली है इससे पहले, अब समझो CBT क्या होता है। CBT होता है जब कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेक और एलिस की टेक्निक्स मिला देते हैं, साथ ही साथ बिहेवियर थेरेपी को भी देखते हैं कि अच्छा हो क्या रहा था बिहेवियर में। ठीक है, अब देखो एक एक करके क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कोर आइडिया। तो कोर आइडिया क्या है कि हमारे होते हैं मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स या थिंकिंग। अब ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स कौन से हैं, वो जो हमें हमारी एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं होने देते। एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसे ओवरकम नहीं कर पाते, या अगर हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, ठीक है, हम उसे कैसे चैलेंज करेंगे, हम उसे कैसे ओवरकम करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो देखो, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मैल अडेप्टिव थिंकिंग को सबसे पहले टारगेट करेंगे, जिससे कि चेंजेस आए हमारे इमोशंस में और हमारे बिहेवियर में। बस इतना याद रखो। अब देखो ये होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ना असेसमेंट होगा। असेसमेंट में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, वी विल लुक एट द प्रॉब्लम डीपली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो इतना याद रखो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। देन वी विल एजुकेट। अब ना हम क्लाइंट को बताएंगे कि देखो, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मॉडल फॉर यू, यू हैव टू गो बाय दिस रूल बुक। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता ना कि थेरेपी में क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना, तो हम उसको बेसिकली अवेयर करवाएंगे एंड एजुकेट करेंगे। थर्ड वी हैव कॉग्निटिव टेक्निक्स। कॉग्निटिव टेक्निक्स का मतलब क्या है, इरैशनल थॉट्स को चैलेंज करेंगे एंड उसको बोलेंगे कि अच्छे से इस पे रिफ्लेक्ट करो, सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो। देन वी हैव बिहेवियरल टेक्निक्स। तो बिहेवियरल टेक्निक्स का मतलब क्या है, हम उसे करवाएंगे एक्सपोज एंड रिलैक्स एंड रोल प्लेइंग। अब बिहेवियरल टेक्निक्स में ना एक चीज समझो कि जो ये हमारा CBT मॉडल है, इसकी ये थ्योरी कहां से, एक तो ध्यान देना, तो बायो। ठीक है, अब दूसरा देखो, साइको, एंड तीसरा है सोशल। अब ये बायोसाइको सोशल का मतलब क्या है, तो देखो CBT क्या कहती है कि हमारा होता है फिजिकल एनवायरमेंट एक, या हमारी फिजिकल जो बॉडी है। साइको यानी जो हमारा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। एंड सोशल यानी हमारा जो एनवायरमेंट है। तो अब ये बायोसाइको सोशल बोलता क्या है, ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल को अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो तीन चीज का आपस में एक रोल प्ले बन रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर उसको फिजिकली प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी में उसको फील हो रहा है स्ट्रेस की वजह से कि अरे पसीने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको करवाते हैं रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करवाएंगे, उसको मेडिटेशन करवा ली, ठीक है, उसको बोला ब्रीदिंग टेक्निक्स ये यूज करो। सेकंड, अब क्योंकि साइकोलॉजिकली यानी मेंटली वो इतना परेशान है, तो हम उसको दे रहे हैं थेरेपी। सोशल में क्या होगा, सोशल में हम जो उसकी एनवायरमेंट है ना, उसको मॉडिफाई करेंगे।
अगर ये समझ गए हो तो अब ये चीज भी अच्छे से दोबारा समझो कि बिहेवियरल टेक्निक्स में क्या हो रहा है। सबसे पहले उसको जो भी प्रॉब्लम थी, लग रहा था कि अरे आई कैन नॉट फेस इट, तो हमने उसको एक्सपोज करवाया तो फॉलो किया हमने रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी वही प्रॉब्लम है, मैं इससे एक्सपोज हो गया। तो हमने उसको रिलैक्स करवाया, मेडिटेशन करवाए, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज किया, एंड फाइनली हमने उसको रोल प्ले बोला करने को। रोल प्ले में ना बहुत चीजें होती है। हम उसको बोलेंगे कि मानो तुम ये इंडिविजुअल हो ही नहीं, तुम कोई और हो, तो तुम कैसे डील करोगे। ऐसे बहुत से टेक्निक्स होते हैं। अब लास्ट में देखो क्या है, होमवर्क असाइनमेंट्स। अब होमवर्क असाइनमेंट्स का मतलब क्या है, हम उसको बोलेंगे नाउ गो आउट इन द रियल लाइफ, इन द पब्लिक, एंड वट एवर यू हैव लर्न सो फार, आप उसको अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्रोवाइज करो, डालो एंड फॉलो करो। तो इससे क्या होगा कि जो उसके लाइफ में चेंजेस अगर आ रहे हैं, तो जो थेरेपिस्ट है वो देख के बताएगा कि अच्छा कि ये जो मैंने मॉडल बोला ये हेल्प कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उस मॉडल को हम चेंज करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, और अब है हमारे पास गोल्स। अब गोल्स को अच्छे से समझो। गोल्स हम पूरी सीबीटी और जो दोनों एलिस और बेक की थ्योरी थी उसके देखेंगे। तो देखो हम हेल्प कर रहे हैं अवेयर होने में। सबसे पहले बिल्कुल प्राइम गोल है अवेयरनेस, कि आप इतना नेगेटिवली कैसे सोच सकते हो। आपको अवेयर करवाया जाएगा कि इतना नेगेटिव थिंकिंग सही नहीं है। देन देयर विल बी टीचिंग। टीचिंग किस बारे में? कि यू कैन चैलेंज इट, दैट नो वन लव्स मी, आई फेल्ड, आई विल ऑलवेज विल। नो, थिंक अबाउट इट एंड व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाइफ में एक बार टेस्ट में फेल हो गए तो आप हमेशा फेल हो गए। ये बहुत ही इलॉजिकल थिंकिंग है। देन वी हैव प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ व्हाट? प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव, हेल्पफुल एंड एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड बिहेवियर। की देखो कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, इसका मतलब यही नहीं कि फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम भी आप फेल हो गए। आप उसको बना नहीं सकते हो पार्ट अपने साइकी का। नाउ लेट अस लुक एट थेरेपिस्ट रोल। ठीक है, तो ड्यूरेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ड्यूरेशन क्या है इस थेरेपी की? या तो 10 से 22 या तो 8 से 20 सेशंस। दूसरी चीज देखो, हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, हम ना पास्ट में नहीं जाते। वी डू नॉट रीलिव इट। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा बचपन में ऐसा हुआ था तो इसलिए बड़े होके ऐसा हो रहा है, इतना हम डीपली नहीं जाएंगे, और ना ही हम उसको बोलेंगे कि ओके रीलिव इट, थिंक अबाउट इट। नो, वी विल लुक एट द प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग द प्रेजेंट एंड हाउ हैम्परिंग द फ्यूचर। देन देयर इज थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट वर्क एज अ टीम। अब देखो टीम का मतलब क्या है? टीम वो होती है जिसका एक कॉमन गोल होता है, राइट? तो दोनों का एक कॉमन गोल है कि हमें क्लाइंट का स्ट्रेस एलिवेट करना है और उसे ठीक करना है। तो यही हो जाएगा हमारे थेरेपिस्ट का रोल। अब देखो कि ये कहां पे कौन से डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है सही होने में। तो ओसीडी हो सकता है, फोबियाज हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जिनको ये ठीक करती है। अब मैंने ना एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है ताकि आप इन तीनों थेरेपीज में ना डिफरेंस समझो, कहां पे किसको फोकस हो रहा है। तो मैं क्विक रिकैप कर लेती हूं और आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्या है। सबसे पहले हम बेक की थ्योरी देते हैं। तो बेक की थ्योरी में हमें पता है नेगेटिव थॉट्स को फोकस करते हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को फोकस किया तो हमने क्या किया? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या थॉट लॉग्स बनाए। ठीक है, अब बेक के साथ साथ एलिस की थ्योरी भी आ जाती है। एलिस भी इरैशनल बिलीफ्स को ही तो फोकस करता है या जो नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, अब सीबीटी में ये दोनों चीजें मिल रही हैं और हम बिहेवियरल थेरेपी की भी टेक्निक्स ला रहे हैं। तो हम थॉट्स एंड बिहेवियर्स दोनों को टारगेट करते हैं ताकि एक अच्छा चेंज आए। तो सीबीटी बहुत इफेक्टिव भी मानी जाती है क्योंकि बहुत शॉर्ट रहती है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहती है। ठीक है, तो इस टेबल को ना अच्छे से नोट करो, लिखो, कॉपी कर लो, जो भी है ये, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा कि कॉग्निटिव थेरेपीज किस किसने दी। फिर हमने देखा कि सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या है। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले देखो क्या है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इज द गोल ऑफ हुज थेरेपी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एल्बर्ट इलीस, बेक, बोथ या नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल आंसर है। जिस भी बच्चे ने ध्यान दिया है उसको पता है कि हमारा आंसर है बी, बेक।
क्योंकि बेक ने ही तो हमें दिया है CCD। मैंने आपको बताया था कोर स्कीमास, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड डिसफंक्शनल कॉग्निटिव पैटर्न्स जो आपके बन जाते हैं या स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और सीबीटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और कॉग्निटिव थेरेपीज में जितनी भी थेरेपीज है ना दोनों ऑथर्स की, एकदम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, या क्लब करके भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। रैशनल इमोटिव थ्योरी वाज गिवन बाय बेक एंड एलिस। क्या RET बेक और एलिस ने दी थी? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? सिंपल, इट इज डी, फॉल्स, क्योंकि RET तो सिर्फ एलिस ने दी थी। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दोनों कॉग्निटिव थेरेपिस्ट्स हैं, दोनों कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।